ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा ना दो। थैंक यू सर। श्री विजय पाल सिंह तोमर। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं इन तीनों बिलों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे, जिसमें एक ये भी था कि गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी जो संकल्प करते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने चाहे वो अपने रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा हो, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का मामला हो, चाहे महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का मामला हो, और चाहे इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का मामला हो, उन्होंने जो कहा वो किया। महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने इन 3 पुराने कानूनों को जो 150 वर्ष पहले ब्रिटिश की संसद ने पास किए थे, बनाए थे, उनको समाप्त करने के लिए ये बिल लाने का काम किया है। महोदय, 1857 का जिक्र आया, मुझे गर्व है, जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, वो मेरठ की जन्मभूमि, वो मेरठ की भूमि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ पर फौज ने बैरक से बाहर निकल गए थे, जेल के फाटक तोड़ दिए गए थे, धन सिंह कोतवाल वहाँ कोतवाल थे, और पूरे अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी या तो हत्या कर दी गई थी या वो छुपे थे जाकर के। हालांकि और प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी वो आंदोलन चला था। मंगल पांडे जी ने बैरकपुर से चलाया था, चाचा टोपे, झांसी की रानी नाना जी, और अभी बताया माता दीन बाल्मीकि, हजारों लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे। और मेरठ में जिस गांव के धन सिंह कोतवाल थे, उस गांव में वो घेर करके उस गांव को बागी घोषित कर दिया गया, बहुत लोगों को फांसी चढ़ाने का काम किया गया, गोली मारकर हत्याएं की गई। एक भमोरी गांव है मेरे क्षेत्र का, जहां से मैं एमएलए था, उसमें 7 लोगों को पंचायत करते हुए अंग्रेजों ने गोली मारी थी। उस समय उनके पास कानून ही नहीं था सजा देने के लिए। मैं पिछले चुनाव में फतेहपुर जिले में गया तो उन्होंने कहा एक शहीद स्मारक पर जाना है। एक वहाँ 51 इमली के नाम से बिंदकी विधानसभा में शहीद स्मारक है, अच्छा स्मारक बना है। मैंने पूछा क्या हुआ, कि 51 लोगों को एक साथ फांसी देकर इस इमली के पेड़ पर लटकाया गया था, इसलिए इसको 51 इमली के नाम से यहाँ शहीद स्मारक बनाया गया है। इस तरह की सजा दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने अपनी रक्षा के लिए और दंड देने के लिए वो 3 कानून जो बनाए थे उनको समाप्त करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। क्या वो 3 कानून थे, मैं ये बताना चाहता हूं। पहला कानून था इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 में अस्तित्व में आया था। और दूसरा था क्रिमिनल पीनल कोड, जो 1898 में अस्तित्व में आया था। और तीसरा था एविडेंस एक्ट, जो 1872 में अस्तित्व में आया था। पर तीनों कानून अंग्रेजों की शासन की रक्षा के लिए थे। उनका दंड देना उद्देश्य था, लोगों को न्याय देना उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए इन कानूनों से, तीनों बिलों को लाने से पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित जो राजधानी थी उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, न्यायिक एकेडमी वाले, 22 यूनिवर्सिटीज, 142 सांसद, 270 विधायकों, तमाम लोगों से सुझाव लिए और 4 वर्ष तक गहन इस पर विचार विमर्श हुआ। और करीब 158 बैठकें में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित रहे थे। तो महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इन कानूनों को लाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी,
19 से लगा के 4 साल इसमें लगाए गए थे। होम की स्टैंडिंग कमेटी में जैसा अभी बताया था भेजा गया था, उनके भी सुझाव इसमें शामिल करने का काम किया गया था। तब ये इंडियन पीनल कोड की जगह आया था भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा 23 आया था सीआरपीसी की जगह, और जो एविडेंस एक्ट था उसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाने का काम किया था। महोदय, इस भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड है उसमें पहले 511 धाराएं थीं। अब उसकी जगह 358 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया है, 22 धाराओं जोड़ी गई हैं और 19 धाराओं को निरस्त करने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि नागरिक सुरक्षा जो 2023 सीआरपीसी 98 की जगह आया है, जो 98 का सीआरपीसी था उसकी जगह नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। इस बिल में अब 533 धाराएं हैं। 160 पुरानी धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। तीसरा एविडेंस एक्ट, ये इसकी जगह तीसरा साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। ये पहले 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। पुराने तीनों कानून जो ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किए गए थे वे गुलामी के प्रतीक थे। उन्हें समाप्त करने का काम हमारे गृह मंत्री जी ने और वर्तमान सरकार ने किया है। महोदय, कानून में जो दस्तावेज थे उनकी परिभाषा को विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, रिफाइंड ईमेल, सर्वर नक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस, उपलब्ध मेल पर मैसेज के, इनको सबको कानूनी वैधता देने का काम किया गया है, जो आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत जरूरी था। एफआईआर से केस डायरी तक, केस डायरी से चार्जशीट तक और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का काम इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती, अभी बताया गया था, जो फॉल्स एंड फोर्ज रिकवरी दिखा दी जाती, हर केस में मैं देखता था कि एक कट्टा मिला, 2 कारतूस, एक आम धारणा पुलिस की बन गई थी क्योंकि वो अपने पास से रखते थे। अब ये फॉल्स एंड फोर्ज रिकवरी नहीं होगी, जो भी रिकवरी होगी ये हमारे उसकी वीडियोग्राफी होगी, ये अनिवार्य कर दिया गया है और वो केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना यदि चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो वो वैध नहीं मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा एक इसमें काम करने का काम किया है। पहले अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, एक लंबे टाइम तक केस खिंचता था, अब एक समय सीमा तय की कर दी गई है, 3 साल से ज़्यादा कोई केस नहीं चलेगा। और वकील जो लगातार एडवोकेट तारीख पर तारीख लेते थे, 2 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट अब नहीं ले सकेंगे। हमारे इसके बाद महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने निर्णय किया है, हमारी सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। अब तक फॉरेंसिक की जांच जहां भी कोई घटना होती थी वो बहुत दूर भेजी जाती थी, बहुत कम लैब थी और उसके लिए जब तक आती थी आधे एविडेंस खत्म हो जाते थे। अब 3 वर्ष बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश के मिलेंगे। इससे दोष सिद्ध के प्रमाण जो अब तक एक्विटल का या कन्विक्शन का रेशो बहुत कम था, वो बढ़कर 90% तक हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। महोदय, 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों को क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैधानिक साक्ष्य होगा, एक एविडेंस होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम होगी और कन्विक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। अभी बताया 0 एफआईआर। आमतौर पर हम देखते हैं 2 थानों की सीमा के बीच में या 2 जिलों के बीच में कोई क्राइम होता है, हीनियस क्राइम होता है, पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते, इस पर लड़ते रहते हैं, मेरी सीमा में नहीं है, इसकी सीमा में है, और तब तक वहां से सबूत खत्म हो जाता है, मुलजिम फरार हो जाता है। अब इसको 0 एफआईआर शुरू करने का निश्चय किया है। अपराध कहीं भी हो, जिस थाने में रजिस्टर करना चाहेंगे वहीं हो जाएगा। सीमा का विवाद को लेकर हीनियस क्राइम की एफआईआर कई घंटे डिले होती थी, अब नहीं होगी। पहली बार एफआईआर का प्रावधान भी जोड़ा गया है। हर जिले में एक थाने में ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा
जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को गिरफ्तारी की सूचना ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से देगा। यौन उत्पीड़न में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है। इस उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसको भी अब कंपलसरी कर दिया गया है कि बयान पीड़िता का वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और 15 दिन में वादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या इससे अधिक के मुकदमे वापस नहीं ले सकेगी। महोदया, 3 साल तक की सजा पाने वाले केस की समरी ट्रायल होगी। पहले 2 साल था। समरी ट्रायल का मतलब है, समरी ट्रायल और वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब है कि सत्र न्यायालयों में जो केसेस हैं उनकी संख्या घट जाएगी, लगभग 40% तक घट जाएगी। इससे बोझ कम होगा और हीनियस क्राइम को तय करने में सत्र न्याय को समय मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा भी 90 दिन होगी। परिस्थिति देखकर अदालत चाहे तो परमिशन 90 दिन की और दे सकती है। 180 दिनों में इन्वेस्टिगेशन समाप्त हर हालत में करना होगा। अब तक देखते थे 2-2, 3-3 साल लग जाते थे केस को, इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग हुए। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। बहस पूरी होने के 30 दिन के अंदर न्यायालय को जजमेंट देना होगा। अब तक क्या होता था, 3 महीने निकल गए, जजमेंट नहीं हुआ। 3 महीने बाद दोबारा सुनवाई करते थे, आर्गूमेंट दोबारा होंगे। और इस बीच में यदि न्यायिक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया तो नया आएगा, नई सुनवाई करेगा, तो सालों साल केस रखते। अब ये नहीं चलेगा। अब इसका तय कर दिया गया है कि हर हालत में ये बाध्य होगा अब कि 7 दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध कराया। पुलिस अधिकारी या सिविल कोर्ट के स्टेटस, ये दूसरा मामला है। 180 दिन में इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गया, समाप्त करना ही होगा। कोर्ट अब आरोप व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। बहस पूरी के होने के 30 दिन के अंदर जजमेंट देना भी बाध्य होगा। 7 दिनों में ऑनलाइन जजमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक क्या था, सवाल डालेंगे जी, 15 दिन में, 20 दिन में जजमेंट की कॉपी मिलेगी। अब 7 दिन में घर पर ऑनलाइन जजमेंट पहुंच जाएगा, ये होगा। पुलिस अधिकारी या सिविल कोर्ट के विरुद्ध ट्रायल के लिए जो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, इनके लिए परमिशन नहीं देती, जो सरकारी यदि उनकी हैं। सरकार को 120 दिनों तक अनुमति देने पर फैसला करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसे डीम्ड परमिशन मानकर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे करके गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने के अपराध को भी श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास इसको कर दिया गया है। महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूँ, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग बहुत बात करते थे। एक हमारी विपक्ष के नेता, एक यहाँ हुआ था बटाला कांड। बटाला कांड में एक उग्रवादी, आतंकवादी मारा गया था। वो था आजमगढ़ का रहने वाला। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता उसके घर गए जैसा कोई तीर्थ स्थल हो। और उसी में महेश चंद्र शर्मा इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ था। और एक मुख्यमंत्री, अभी भी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बयान दिया था कि यदि ये आरोप सही हुआ कि आतंकवादी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन नैतिकता के नाम की कोई चीज़ इनके पास है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों, मॉब लिंचिंग, बिसाड़े का केस हुआ था, सारे नेता उनके पास पहुँच गए थे ऐसों में, लेकिन उन्होंने कानून कुछ नहीं बनाया था। आज 7 वर्ष आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान हमारी इस सरकार ने किया है, पहली सरकार ने कुछ नहीं किया था। महोदय, मोबाइल फोन या ये चैन स्नैचिंग का, इसके लिए कोई कानून नहीं था। अभी बताया, चोरी, थ्रेट, इसमें आता था। इसके लिए भी प्रावधान करने का काम किया है। बच्चों के अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना भी करने का काम किया है। राजनीतिक लोग कितना भी क्रिमिनल हो, अपने लोगों की सजा माफ करने का बहुत एक चलन था। तो इसको भी हमारी सरकार ने, मैं अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने किया है कि कोई भी सरकार हो इसे ऐसे माफ नहीं कर सकेंगे सजा को। हाँ, राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के बड़े मामले सामने देखे गए। अब मृत्युदंड को, यदि मृत्युदंड है, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को 7 वर्ष और 7 वर्ष की सजा को 3 वर्ष, 3 वर्ष की काटनी ही होगी
किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा प्रावधान वर्तमान सरकार ने किया है। आतंकवाद की व्याख्या की है। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक, चुनौती देने वाले जैसे अपराधों को पहली बार इस कानून की उसमें लाया गया है। अब राजद्रोह को समाप्त कर देशद्रोह में शामिल करने का काम किया गया है। सत्र कोर्ट में भगोड़े अपराधी एक मिनट रुको। सत्र कोर्ट में भगोड़े अपराधी का ट्रायल उसकी अनुपस्थिति में होगा और सजा भी होगी। सजा के विरुद्ध अपील करने का उसको मौका मिलेगा। कानून में 313 बदलाव किए गए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस में एक अमूलचूल परिवर्तन कर लाएंगे और अधिकतम 3 वर्ष से अधिक किसी को भी न्याय मिलने में नहीं लगेगा। तो ऐसे अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जो 150 वर्ष से पेंडिंग थे। आज करीब उनको इंतजार था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो उन पुराने कानूनों को सजा हुई, एक्विटल हो गया, लेकिन 4 साल से तो जेल में पड़ा है, उसकी 4 साल का कौन जवाब देगा। तो इसलिए विद इन टाइम चार्जशीट हो, विद इन टाइम ट्रायल हो, विद इन टाइम जजमेंट हो और जजमेंट की सूचना तुरंत मिल जाए 7 दिन के अंदर और सजा, इसमें कन्विक्शन रेशो बढ़ेगा, न्याय मिलेगा। यदि निर्दोष है तो उसको अपील का मौका मिलेगा। सारे प्रावधान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।